Hello all, welcome to the YouTube channel of EduTap. In this video we are going to cover some important MCQs from the Public Administration subject for our ESIC Deputy Director course. देखिए इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये हमारी हेल्प करेंगे इन द क्रैकिंग ऑफ ESIC डिप्टी डायरेक्टर एग्जामिनेशन। जो आपका ESIC डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम है वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल इश्यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो टॉपिक आपने अच्छे से अगर प्रिपेयर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर इस लेक्चर में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आप टेस्ट कर सकते हैं खुद को, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आप अपने टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा लेक्चर एंड तक पक्का देखें ताकि आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 10 और इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर पाओ। ठीक है, हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है जहां पर हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम 10 और नए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर ये होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि हमारे हर एक सेशन की PDF हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और पेपर लेकर बैठें। अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो टॉपिक नोट डाउन कर लें ताकि आप उसको रिवाइज कर पाएँ इस वीडियो के एंड में, और उसके साथ साथ अपना स्कोर आप नोट करना शुरू कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ठीक होता है तो अपने लिए +2 मार्क्स ऐड कर लीजिए, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो -0.66 की पेनल्टी लगाइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट डाउन करने के लिए कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहा। एंड आई वुड लाइक कि आप में से जो बच्चे शेयर करना चाहते हैं अपना स्कोर वो पक्का शेयर करें ताकि यहाँ पर एक कंपटीशन की फीलिंग आए, पॉजिटिव कंपटीशन की फीलिंग आए। ठीक है, तो अब जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के पेश कर रहा हूँ कि इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच वन अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से कहाँ पर इंडिया की पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट हुई थी। देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इंडिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है काफ़ी पुरानी है। हमें जनरली ऐसा लगता है कि इट इज़ अ मॉडर्न डे फिनोमिना, लेकिन इंडिया में पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी 17वीं सेंचुरी में आ चुकी थी। और कहाँ पर आई थी? इट वॉज इन मद्रास, जो कि अब क्या है, चेन्नई। ठीक है, तो मद्रास में अंग्रेजों ने पहली बार 1680s में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश करी थी। जो उनकी इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, जैसे आप जानते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जो उनकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर इन्होंने पहली बार चेन्नई में या फिर मद्रास में उस टाइम एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, और बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक हमारी अर्बन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की तरह यूज़ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अगेन रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Which among the following is not the compulsorily provision under the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992? देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप सबने पढ़ा होगा, आप सबने जाना होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जहां पर पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ठीक है, उससे पहले जो पंचायत सब्जेक्ट था वो स्टेट लिस्ट का पार्ट था इन दी 7th शेड्यूल, लेकिन बाद में उसको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी गई बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, यहाँ पर कुछ कंपलसरी प्रोविजंस थे और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस थे। कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो सारे स्टेट्स को अपने स्टेट के लिए एक्ट बनाते टाइम पंचायत का इंक्लूड करने ही करने थे, और कुछ प्रोविजन ऐसे थे जिनको वो इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, वो अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से उनको इंक्लूड करना है या नहीं करना है ये डिसाइड कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कंपलसरी प्रोविजन नहीं को भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल सीट इन पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। थर्ड ऑप्शन है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर वुमेन इन पंचायत एट ऑल द 3 लेवल। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर एंड चेयरपर्सन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत एट एनी लेवल। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इट इज़ अ कंपलसरी प्रोविजन कि हमें बॉटम लेवल पर, जो हमारा ग्रास रूट लेवल है, वहाँ पर हमें ग्राम सभा बनानी है, ये कंपलसरी प्रोविजन रखा गया था वहाँ पर। दूसरी बात कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे ही होंगे हर एक सीट के लिए इन दी पंचायत, भले वो विलेज लेवल पर है, भले वो इंटरमीडिएट लेवल में है, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तीसरी बात कि जो वुमेन है उनके लिए पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन, भले ही वो मेंबरशिप के लिए हो, भले ही वो चेयरपर्सन के लिए हो, वो इंक्लूड किया गया है, ये भी वो कंपलसरी प्रोविजन है। जितने भी स्टेट पंचायत के रिगार्डिंग एक्ट बनाने वाले हैं आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उनको ये तीनों ही प्रोविजन अपने एक्ट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। लेकिन जो चौथा प्रोविजन है
प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये वॉलंटरी था। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट अगर होता और शेड्यूल ट्राइब अगर होता तो वो कंपलसरी है, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट को बोला गया कि आपकी खुद की मर्जी है कि आप उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो ये एक वॉलंटरी प्रोविजन था, ना कि कंपलसरी प्रोविजन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। द 73rd Constitution Amendment Act of 1992 does not apply to the state या states of, तो आपको यहाँ पर बेसिकली बतानी है कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं टू दी 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू पंचायत, कि पंचायत के रिलेटेड जो स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी स्टेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। तो आपको मैं बता दूं कि नागालैंड बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है, मेघालय ये भी एग्जेम्प्टेड है, मिजोरम भी एग्जेम्प्टेड है, इसके साथ साथ दार्जिलिंग जो हिल्स हैं वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। तो आपकी ऑल ऑफ दी अब यहाँ पर ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि तीनों ही स्टेट आपकी एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। देखिए जब भी आप कोई एक्ट पढ़ें या फिर कोई भी अगर आप आर्टिकल पढ़ें तो वहाँ पर एग्जेम्पशन पर आपका ध्यान पक्का जाना चाहिए, एक्सेप्शंस पर आपका ध्यान पक्का जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर के पास एक स्कोप हो जाता है कि वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सके और आपको कंफ्यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 1 month, 3 month, 6 month, 1 year। देखिए अगर हम बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, तो वहाँ पर आपको बताया गया है कि एक पंचायत जब चुनी जाएगी तो उसका नॉर्मल टेन्योर क्या रहेगा? 5 years का। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर टाइम से पहले वो डिसॉल्व कर दी जाती है तो उसके बाद इलेक्शन कितने टाइम के अंदर अंदर होने चाहिए? तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए अगर मान लो एक पंचायत 5 साल के लिए बनी और 3 साल अभी हुए थे और इसको डिसॉल्व कर दिया गया, तो यहाँ पर अभी 2 साल की टर्म बाकी है, तो आपको एक फ्रेश पंचायत चुननी होगी। और ये कितनी टाइम पीरियड के अंदर अंदर चुननी होगी? ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, 6 month के अंदर अंदर आपको चुननी होगी। लेकिन अगर आपका जो पीरियड है, जैसे मान लो पंचायत आपकी डिसॉल्व हुई 4 साल 8 महीने के बाद, तो इसकी टर्म में सिर्फ 4 महीने बचे थे, तो आपको फिर फ्रेश इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, आप एक नई पंचायत के लिए इलेक्शन करवाएंगे। अब जो पंचायत आप यहाँ पर चुनेंगे ऊपर वाले केस में, यहाँ पर जो नई पंचायत चुनी जाएगी वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 month का पीरियड आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय दी। देखिए कैंटनमेंट बोर्ड हम सब ने सुना होगा, आपने रुड़की का नाम सुना होगा, आपने अंबाला का नाम सुना होगा। यहाँ पर कैंटनमेंट बोर्ड है, अंबाला कैंट कहते हैं, ठीक है, रुड़की कैंट है हमारी। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसको अपॉइंट कौन करता है, और उससे भी पहले एक क्वेश्चन आता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड होते क्या है बेसिकली। ठीक है, देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड वो एरियाज हैं जहाँ पर मिलिट्री स्टेशन होती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मिलिट्री भी एक रोल प्ले करती है। कैंटोनमेंट बोर्ड अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये म्युनिसिपल जो आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसी का पार्ट है, उसी का एक रूप है। अगर हम इंडिया में अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात कर दें, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो इंडिया में हमें बेसिकली 8 टाइप की अर्बन लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कैंटोनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल बॉडी, स्पेशल पर्पस बॉडी। तो ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसी रिगार्डिंग पूछा गया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जो है कैंटोनमेंट बोर्ड, जो बेसिकली आर्मी एरिया है। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय दी, ऑप्शन ए दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर, एंड ऑप्शन डी दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट। कि इनमें से कौन सा अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड। लेकिन नॉर्मली आपके दिमाग में आंसर आएगा कि आर्मी एरिया है तो डिफेंस मिनिस्टर का रोल ज़्यादा होगा, लेकिन कई बार आपको लगेगा कि 73rd अमेंडमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्ट है, या म्युनिसिपैलिटी की टाइप है एक, तो पार्लियामेंट का रोल हो सकता है इसमें। फिर किसी को लगेगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड एक स्टेट में होता है तो उसका रोल ज़्यादा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको पता है ना उनको क्या बोला जाता है, ही इज द कमांडर इन चीफ। तो इसलिए जो आपका कैंटोनमेंट बोर्ड का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी वन ऑफ द फर्स्ट कमेटी जो पंचायत के रिगार्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाई गई थी। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, केप्ट आउट ऑफ द जिला परिषद, नॉन वोटिंग मेंबर ऑफ द जिला परिषद, अ मेंबर ऑफ द जिला परिषद विद द राइट ऑफ वोट। देखिए अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर जितनी भी कमेटी आपकी बनी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिग्मी कमेटी, थंगोन कमेटी, ये सारी कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है और यूपीएससी का तो फेवरेट डोमेन है। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी पंचायत रिलेटेड कमेटी या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड कमेटीज हैं उनके नाम पता होने चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए और उनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि बलवंत राय मेहता कमेटी की एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन कि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होना चाहिए ये पूछा है आपसे, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, ऐसा बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था कि जो थर्ड लेवल होगा, 3 टायर इन्होंने बोला था कि 3 टायर लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए और जो थर्ड लेवल होगा जिला परिषद उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं बता दूं कि आज़ादी के टाइम पर 8 शेड्यूल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में थ्रू अमेंडमेंट्स 4 और शेड्यूल ऐड किए गए, तो टोटल शेड्यूल कितने हमारे पास इस टाइम 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एक पर्टिकुलर शेड्यूल 6 शेड्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेट 6 शेड्यूल में नहीं आता है। देखिए, अगर हम बात करें 5th एंड 6th शेड्यूल की, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू सर्टेन एरियाज। जैसे 5th शेड्यूल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अगर कोई एरिया है जिसे हम शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा ये बताया गया है। और 6th स्टेट में 4 स्टेट्स के बारे में बोला गया कि यहाँ पर हम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी प्रोवाइड करेंगे जिनको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो 6th शेड्यूल में 4 स्टेट इंक्लूडेड है। AMTM उसका नोमोनिक है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस एम में बहुत बार फेरबदल किया गया है। जनरली असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये 4 स्टेट आते हैं आपके AMTM पे। मणिपुर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल, ये आपको याद रखना है। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मणिपुर नहीं है 6th शेड्यूल में, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज, 10th, 11th, 12th, 8th। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए। अब एक बात आपको याद रखना है कि 8 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थे, 4 बाद में ऐड किए गए। और आपको पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाद में मिला है, पहले ये स्टेट लिस्ट का पार्ट थे। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए, इनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दी। तो ये शेड्यूल पहले 8 का पार्ट तो नहीं होगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ 8 शेड्यूल थे और पंचायती राज उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, तो 8 शेड्यूल आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब आपको इन 3 में डाउट होना चाहिए, बहुत नेचुरल है। तो याद रखना कि 9th शेड्यूल आपका रिलेटेड है टू सर्टेन एक्ट्स जिनको पार्लियामेंट की स्क्रूटनी से बचाया गया है, जुडिशियल रिव्यू से बचाया गया है। 10th शेड्यूल आपका रिलेटेड है टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल आपका रिलेटेड है विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 12th शेड्यूल आपका रिलेटेड है विद द अर्बन लोकल गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो 29 सब्जेक्ट है जिन पे पावर डिवोट की जा सकती है टू दी पंचायत, वो मेंशन किए गए हैं कहाँ पर, 11वें शेड्यूल में। तो 11th शेड्यूल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द फेमस लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882 इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। एक बहुत ही फेमस रेजोल्यूशन है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ये, कि जो लॉर्ड रिपन की रेजोल्यूशन थी 1882 में, 1882 में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड रिपन की जो रेजोल्यूशन थी इट इज बेसिकली रिलेटेड टू दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के। विच अमंग द फॉलोइंग सॉरी इज नॉट रिलेटेड टू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। इनमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है टू दी 97th। देखिए, 97th जो आपकी अमेंडमेंट थी 2011 की, एक बहुत ही पॉपुलर अमेंडमेंट है जहां पर राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंडामेंटल राइट बोला गया अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया 43B, पार्ट 9 भी ऐड किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन रिडक्शन इन वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 to 18 ये आपकी 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ना कि 97th, और ये नॉट का पार्ट है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर डी। ठीक है, आई होप कि आपने आज के 10 क्वेश्चन में कुछ सीखा होगा। फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यू कैन कॉल अस एट 8146207241, या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।